नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24x7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं मेडाइवल हिस्ट्री के दूसरे हिस्से को लेकर के, जो कि तुर्कों के भारत आक्रमण से संबंधित है और तुर्कों के द्वारा भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने से संबंधित है। चूँकि हम लोगों ने पहले भाग में देखा कि किस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय होता है और खलीफा के पद का सृजन होता है। इसी प्रकार पहला अरब आक्रमण जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है 712 ईस्वी में, वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं तुर्कों की। ईरान के क्षेत्र में एक एम्पायर है जिसका नाम है समानिद, ठीक है। इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी बुखारा और शासक जो है उस समय अब्दुल मलिक रहता है, ठीक। अब्दुल मलिक, ये बात हो रही है 9वीं शताब्दी के आसपास की, ठीक है। 9वीं शताब्दी के आसपास की बात हो रही है, जब ईरान के आसपास के क्षेत्र में एक एम्पायर हुआ करता था समानिद। इसकी राजधानी थी बुखारा और उस समय इसका शासक एक था अब्दुल मलिक। इसका एक दास रहता है जिसका नाम अलप्तगीन है, अलप्तगीन, ठीक। अलप्तगीन इसका एक दास रहता है। अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद 962 ईस्वी में यह जो है अलप्तगीन के बारे में देख लेते हैं। अलप्तगीन जो है अपनी कुशलता की वजह से और साहस के बल पर खुरासान, जो कि समानिद एम्पायर के अंतर्गत एक प्रांत रहता है खुरासान, उसका गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और जब 962 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार के युद्ध में अब्दुल मलिक का भाई और चाचा दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें कि अलप्तगीन के द्वारा चाचा का सहयोग किया जाता है। लेकिन इस युद्ध में चाचा की मृत्यु हो जाती है और अब्दुल मलिक के भाई की जीत होती है। इस जीत के बाद अब्दुल मलिक के भाई के द्वारा उसके चाचा की हत्या कर दी जाती है और अपने जान के खतरे की वजह से अलप्तगीन भागकर गजनी चला जाता है और यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम रहता है गजनवी या फिर यामिनी। इस वंश की स्थापना करता है। इस अलप्तगीन की मृत्यु के बाद जो है, जो इसमें जो अगला शासक बनता है वह बनता है अलप्तगीन का एक दास रहता है जिसका नाम सुबुक्तगीन रहता है। यह है दास सुबुक्तगीन, जो कि अलप्तगीन का दास रहता है। वह नया शासक बनता है कहाँ का? गजनवी का, ठीक है। गजनी प्रदेश के अंतर्गत इस वंश में जो अगला शासक होता है सुबुक्तगीन होता है। सुबुक्तगीन जो रहता है यह इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे युद्ध करता है। उन्हीं सब युद्धों में एक जो इसका आक्रमण होता है वह हिंदू शाही राजवंश जो कश्मीर और मुल्तान के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर हिंदू शाही राजवंश जहाँ पर शासन चलता है जयपाल के द्वारा, उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। इसकी राजधानी जो रहती है वह होती है वहिंद, ठीक। इसका जिक्र एक बार और आएगा वहिंद का,
जिसे उद्भांड पूर भी कहा जाता है। सुबुक्तगीन के द्वारा जयपाल पर आक्रमण किया जाता है। इसमें जयपाल पराजित होते हैं और सुबुक्तगीन संधि के अंतर्गत ढेर सारा धन जो है यहाँ से लेकर के वापस गजनी वापस चला जाता है। इस तरीके से कहा जाता है कि पहला तुर्की आक्रमण जो है वह सुबुक्तगीन के द्वारा किया जाता है। और किसके ऊपर किया जाता है? जयपाल के ऊपर। और कौन सा वंश रहता है? हिंदू शाही राजवंश। ठीक है, जयपाल पे आक्रमण किया जाता है। इसमें जयपाल की पराजय होती है, सुबुक्तगीन की जीत होती है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जब सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है तो सुबुक्तगीन के 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम रहता है इस्माइल और एक का नाम है महमूद। इस्माइल और महमूद में से सुबुक्तगीन का स्नेह जो है वह इस्माइल के प्रति अधिक होता है, जिसकी वजह से वह साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है इस्माइल को देता है सुबुक्तगीन, और महमूद को कम हिस्सा प्राप्त होता है। इस वजह से महमूद क्रोधित होकर के इस्माइल पर आक्रमण करता है और इसे पराजित करके गजनी पर पुनः खुद अधिकार कर लेता है। इस प्रकार 997 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है गजनी का शासक बनता है। अब हम देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि यह इतिहास में मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए महमूद गजनवी का हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला मुस्लिम जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी वह था महमूद गजनवी। उपाधि धारण करता है खलीफा के द्वारा, और इसी समय जब यह पदवी धारण करता है उसी समय यह वचन लेता है कि यह प्रत्येक वर्ष भारत वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। अब इन आक्रमणों में कहा जाता है कि उसने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया है, लेकिन प्रोफेसर इतिहासकार जो है हेनरी इलियट जो है ये संख्या बताते हैं 17 बार, जिसे कई सारे इतिहासकार इसे स्वीकार करते हैं। आगे अब अगला हम लोग देखते हैं कि इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण, इसके 17 आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से परीक्षा की दृष्टि से हम जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो हम लोग देखते हैं। यह जो है पहला आक्रमण जो करता है वह सन 1000 में हिंदू शाही, इसके पिता ने जिस वंश के ऊपर और जिस राजा के ऊपर आक्रमण किया था उसी के विरुद्ध करता है, जिसका नाम है जयपाल पर आक्रमण करता है और जयपाल को पराजित करके ढेर सारा धन एकत्रित करके वापस गजनी चला जाता है। पुनः 1001 में दूसरा आक्रमण भी इन्हीं के ऊपर करता है जयपाल के विरुद्ध, और इस दौरान जयपाल की बहुत बुरी तरीके से पराजय होती है और वह इस हार को झेल नहीं पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद इनका पुत्र यहाँ पर बैठता है जिसका नाम रहता है आनंदपाल। तीसरा आक्रमण जो होता है वह वजीरा के विरुद्ध करते हैं 1004 ईस्वी में। उच्च का शासक रहता है वजीरा, ठीक है, वजीरा के विरुद्ध करते हैं। क्योंकि इसने जो है जयपाल के विरुद्ध युद्ध में इसने महमूद का साथ नहीं दिया था, तो इसमें भी महमूद गजनवी की विजय होती है और वजीरा जो है उसमें हार का
जंगलों की तरफ भाग जाता है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध है वह है 1005 ईस्वी, मतलब चौथा जो इसका आक्रमण रहता है वह मुल्तान में फतह दाऊद, मुल्तान का शासक रहता है फतह दाऊद, उसके विरुद्ध होता है। इसमें फतह दाऊद का साथ देता है जो जयपाल का पुत्र है आनंदपाल। फतह दाऊद का साथ कौन देता है? आनंदपाल। और इसमें गजनवी की फिर से महमूद गजनवी की विजय होती है और यह दोनों जो है पराजित होते हैं और यहाँ से भी वह ढेर सारा धन जो है एकत्रित करके वापस गजनी चला जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी के 4 आक्रमण होते हैं। अब जो है महमूद गजनवी का जो 5वां आक्रमण होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है महमूद गजनवी की लगभग हार सुनिश्चित होने वाली होती है, लेकिन होता क्या है कि ओलावृष्टि जो कि हिमपात की वजह से आनंदपाल, उस समय जो है आनंदपाल 1008 ईस्वी में जो इसका छठा आक्रमण होता है उसमें आनंदपाल के साथ आनंदपाल जो है अपनी सेनाएं काफ़ी मजबूत कर चुका होता है। इसके साथ जो होता है आसपास के जितने भी उस समय के राजवंश थे उसको अपने साथ मिला करके, जैसे कि दिल्ली, कन्नौज और अमृतसर, भटिंडा, इन सब जगहों के जितने भी राजवंश थे उनके साथ मिल करके, और इसके साथ एक महत्वपूर्ण है खोखर, जो वहाँ की सबसे खतरनाक जनजाति रहती है, उनका भी साथ इसमें आनंदपाल का मिलता है। और यह लगभग 60,000 से अधिक सैनिकों की फौज लेकर के गजनवी पर हमला करता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से, जिसमें कि हिमपात होने लगती है, आनंदपाल की सेना जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है और यहाँ पर भी गजनवी की विजय होती है। तो इस तरीके से इस युद्ध में गजनवी हारते हारते बचता है। उसके बाद 7वां इसका आक्रमण होता है 1009 में, जो कि नागरकोट, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर जो कांगड़ा का जो दुर्ग होता है नागरकोट, ठीक है, वहाँ पर यह आक्रमण करता है और वहाँ के मंदिरों को काफ़ी ज़्यादा लूटता है और यहाँ से उसे अब तक की सबसे ज़्यादा संपत्ति प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी का जो अगला आक्रमण होता है, जो कि 10वां आक्रमण है 1012 ईस्वी में, यह जो है त्रिलोचन पाल के विरुद्ध करता है। त्रिलोचन पाल यह जो है आनंदपाल का पुत्र रहता है, ठीक है, आनंदपाल। और इसमें भी त्रिलोचन पाल की हार होती है और इसके साथ ही हिंदू शाही राजवंश का अंत हो जाता है। ठीक, हिंदू शाही राजवंश का अंत किसके साथ होता है? त्रिलोचन पाल। चूँकि त्रिलोचन पाल के पुत्र जो हैं भीमपाल रहते हैं, ये उस समय तक जिंदा रहते हैं, लेकिन इनका कोई शासन नहीं रहता है, प्रत्यक्ष शासन नहीं रहता है, इसलिए अंतिम जो शासक, हिंदू शाही शासक कहा जाता है, उसे त्रिलोचन पाल को कहा जाता है, जिनका कि महमूद गजनवी के 10वें आक्रमण पर, भारत के ऊपर जो 10वां आक्रमण होता है उसमें इनकी मृत्यु होती है और 1012 ईस्वी में यह आक्रमण किया जाता है। अब जो अगला आक्रमण होता है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है 1018 ईस्वी में,
कन्नौज के ऊपर करता है। यहाँ पर कन्नौज का राजा जो रहता है राज्यपाल रहता है। इसमें पहली बार ऐसा होता है जबकि महमूद गजनवी जो है गंगा घाटी में प्रवेश करता है, गंगा घाटी में पहली बार आक्रमण करता है और यहाँ पर यह मथुरा, वृंदावन, महावन आदि स्थानों पर भी आक्रमण करता है और इस दौरान यह जो है मंदिरों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। वह महमूद के आने पर तुरंत ही संधि स्वीकार कर लेता है और वह जो है अपने राज्य क्षेत्र में महमूद को पूरी छूट दे देता है और महमूद गजनवी बुरी तरीके से उसके राज्य क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को लूटता है और वहाँ के मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुँचाता है। इसी समय से इसे मूर्ति भंजक कहा जाने लगा, जिसे बुत शिकन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मथुरा और वृंदावन, या फिर यह कहा जाए कि पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश कब करता है, वह 1018 ईस्वी में करता है और इसका यह 12वां आक्रमण होता है। 10वें आक्रमण के अंतर्गत वह हिंदू शाही वंश के अंतिम शासक जो रहते हैं त्रिलोचन पाल को समाप्त करता है और 12वें आक्रमण में पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश करता है और यह घटना होती है 1018 ईस्वी की। इसके बाद महमूद गजनवी का जो अगला आक्रमण होता है वह विद्याधर के विरुद्ध होता है। विद्याधर जो होते हैं वह बुंदेलखंड के शासक होते हैं। यह युद्ध क्यों किया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि विद्याधर जो है उस समय के जो राजपूत शासक थे उनके साथ मिल कर के वह कन्नौज के जो राजा थे राज्यपाल, उनके विरुद्ध युद्ध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राजपूतों की शान होती है कि वह सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। तो उस दौरान उस समय राज्यपाल जो है अपना आत्मसमर्पण कर देता है और पूरे राज्य को लूटने देता है महमूद गजनवी को। इसी वजह से विद्याधर के विरुद्ध जो है यह आक्रमण किया जाता है। विद्याधर के विरुद्ध यह आक्रमण किया जाता है और विद्याधर की इसमें पराजय होती है। यह इसका 14वां आक्रमण होता है। ठीक है, विद्याधर को दंडित करने के लिए, क्योंकि उसका मानना होता है कि जिसको भी दंड हम देंगे, जिसको भी दंड देना होगा हम ही देंगे, कोई और नहीं देगा। तो विद्याधर की इसमें पराजय होती है। अब जो अगला आक्रमण होता है 15, ये होता है 1021-22 में, 1021-22 में। इसमें जो है यह पंजाब पर पहली बार वहाँ शासन स्थापित करने के लिए आक्रमण करता है। उसका यह मानना होता है कि प्रत्येक वर्ष जब आक्रमण करता है तो गजनी से वापस वह पंजाब होते हुए भारत के क्षेत्रों में आक्रमण करता है। तो सैन्य खर्चा और काफ़ी दूरी पड़ जाती थी, तो वहाँ पर अपना एक सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है पंजाब में और यह 1021-22 में पंजाब पर अधिकार करके वहाँ पर पहली बार भारतीय ढंग का सिक्का वहाँ चलाता है और सिक्कों पर संस्कृत में नाम लिखा होता है। ठीक है, और यह जो है इसका नाम जो है दिल्ली वाला कहा जाता है। ठीक है, तो 1021-22 में जो 15वां आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, वह होता है किस पर? पंजाब पर। और पंजाब पर अपना शासन स्थापित करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और यह भारतीय, यहाँ पर जो पहले से ही प्रचलित सिक्का रहता है उसी पर संस्कृत में अपना नाम खुदवाता है और वही वहाँ पर
जारी करता है, वह 56 ग्रेन का होता है। इसे दिल्ली वाला इस सिक्के को कहा जाता है। अब महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण होता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 1025-26 में होता है, और यह होता है सोमनाथ पर। ठीक है, सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। क्योंकि वहाँ पर आसपास जो होते हैं केवल पुजारी ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से विरोध नहीं कर पाते हैं। और ये कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद महमूद गजनवी को सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, और इस दौरान वह बहुत कत्लेआम करता है। मूर्ति को, वहाँ के मंदिरों को, आसपास के मंदिरों को, सोमनाथ मंदिर को तोड़ देता है। वहाँ पर बंदी बना करके लगभग 50,000 से अधिक पुजारी और वहाँ के लोगों की हत्या करता है। तो इस तरीके से सोमनाथ मंदिर को वहाँ पर महमूद गजनवी के द्वारा लूटपाट की जाती है। अब यहाँ से जब ये वापस जाने लगता है, तो वापस जाने के दौरान वह अपना मार्ग भटक जाता है, और इस दौरान जाटों और खोखरों के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है, और जाटों और खोखरों के द्वारा इसके संपत्ति का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लूट लिया जाता है। तो जो अगला इसका आक्रमण रहता है, वह इन्हीं जाटों और खोखरों के विरुद्ध होता है। 1027 ईस्वी में इनसे एक तरीके से प्रतिशोध के लिए, बदला लेने के लिए वापस आता है, जाटों और खोखरों के विरुद्ध युद्ध करता है, और यह इसकी अंतिम विजय रहती है। विजय तो प्राप्त होती है, परंतु इस दौरान 1027 के दौरान ही उसकी, कहा जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और वह जो है 1030 में ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना नहीं होता है। वह यहाँ पर सिर्फ संपत्ति, धन संपदा एकत्रित करने के लिए आता है, और यहाँ से वापस चला जाता है। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले भाग में हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, और मोहम्मद गोरी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। धन्यवाद।